बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, कॉल करें। फोन नंबर है हमारा 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @Zee Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @Zee Business अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का स्वागत करते हैं हम आज के शो में। और सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखी शानदार तेजी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 550 अंकों से ज्यादा उछला और 61,439 के लेवल पर हुआ जाकर बंद। 61,739 के लेवल पर सेंसेक्स की क्लोजिंग। निफ्टी 166 तक उछलकर 18,256 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी करीब 450 अंकों की बढ़त के साथ 43,685 के लेवल पर बंद हुआ। आज के कारोबार में खासतौर पर मेटल, एनबीएफसी, पीएसयू बैंक और छोटे मझौले शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि आज बाजार में तेजी की बड़ी वजह क्या रही। भारतीय बाजारों में आज दिखा बेहद जबरदस्त एक्शन। फेड की मीटिंग खत्म, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी उम्मीद के मुताबिक और आगे के लिए फेड चेयरमैन की तरफ से संकेत भी ढीले ढाले आए और अमेरिकी बाजार लगातार तीसरे दिन घटे भी। लेकिन भारतीय बाजारों पर जैसे इसका कोई असर ही नहीं, वो तो बस सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे तैसे मीटिंग खत्म हो और उसके बाद अमेरिकी बाजारों की एक्शन को भुलाकर भारतीय बाजार कल के हल्की फुल्की सुस्ती और कमजोरी के बाद जो पिछले 6 दिनों में तेजी बनी थी उसी को आज आगे बढ़ाते नजर आए। बिल्कुल सुस्त शुरुआत हुई, कोई कमजोरी के साथ नहीं, और जहां शुरुआत हुई वहां से बाजार ने बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिन भर धीमे 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 मजबूती बनाते हुए गए और आज न सिर्फ 18,200 को पार किया बल्कि 18,250 के आसपास बड़े ब्रेकआउट के साथ बाजार बंद होते नजर आए। न सिर्फ ये तेजी निफ्टी पर थी बल्कि बैंक निफ्टी भी 43,500 के पार निकला और 43,700 के बेहद करीब जाकर बंद होता दिखा। यानी कि सारे इंडेक्स दमदार एक्शन के साथ आज हफ्ते की वीकली एक्सपायरी के दिन जबरदस्त मजबूत रहे। ब्रॉडर मार्केट में तेजी बहुत जबरदस्त फैलती दिख रही है। एक के बाद एक सेक्टर रोटेशन से तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे मिड कैप शेयर ऐसे हैं जो 10 से 20% तक का बड़ा उछाल बार बार लगातार दिखा रहे हैं। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में तेजी का माहौल है और इन तेजी के माहौल के पीछे कारण ये है कि भारतीय बाजारों की तकनीकी तौर पर अपनी मजबूती है। ग्लोबल मार्केट्स में भी अब ब्याज दरें बढ़ने का खतरा है, लेकिन धीमे धीमे आखिरी रेट हाइक की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय बाजारों में ब्याज दरें बढ़ना बंद हो ही चुका है। एफआईज की तरफ से कल के सेशन में थोड़ी बहुत वायदा कारोबार में बिकवाली भली थी, लेकिन कैश मार्केट में अभी भी खरीदारी बरकरार है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स एक बार फिर से बाजार में उतरते हुए नजर आ रहे हैं और उनका मूड माहौल पॉजिटिव होता दिख रहा है। तो इन सभी संकेतों के बीच में अमेरिका की कमजोरी को, लगातार 3 दिनों की कमजोरी को नजरअंदाज करके भारतीय बाजारों ने आज के दिन जो क्लोजिंग दी है वो इस साल की हाईएस्ट है। जी हाँ, 2023 के उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद होने में कामयाब रहे भारतीय बाजार। तो भारतीय बाजारों का जोरदार एक्शन आज देखने को मिला है। जबरदस्त कारोबार भारतीय बाजार में। अविनाश जी, बाजार तो काफी बहुत ही धुआंधार मूड में नजर आ रहे हैं। आपसे समझना चाहते हैं अब फिलहाल बाजार के आगे आने वाले दिनों के लिए कैसे लेवल्स आप देख पा रहे हैं? ये तेजी बरकरार रहती हुई आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट स्वाति, मुझे याद है पिछले वेडनेसडे को जब मैं आपके शो पे आया था तभी 17,900 का लेवल था। मैंने यही कहा था कि नतीजे अच्छे आते हैं, एफआई की लिक्विडिटी अगर बरकरार रहती है तो हम 18,200 का लेवल देख सकते हैं और वैसा ही हो गया है। मेरे ख्याल से देखिए, बाजार में कोई भी मंदी के साइन नहीं है और जिस प्रकार के कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी आ रहे हैं वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। और आज भी हमने देखा कि जो एफआई की खरीदारी हुई है वो काफ़ी अच्छी हो गई। 1400 करोड़ की बाइंग हो गई है। डोमेस्टिक फंड्स ने भी 400 करोड़ की बाइंग की है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, बाजार में जब तक 18,200 18,250 का लेवल मेंटेन होता है तब तक मेरे ख्याल से ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट रहेगा। स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में हमको लग रहा है कि काफ़ी अच्छे मौके आपको देखने को मिलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बड़े फ्रंटलाइन सेक्टर्स है जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे हमको लग रहा है कि और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आने वाले दिनों में आएगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहने की गुंजाइश है और कोई भी गिरावट आती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। बिल्कुल।
तो किसी भी गिरावट में खरीदारी का मौका आप तलाश सकते हैं ऐसे बाजार में। तो अविनाश जी, फिलहाल लॉन्ग टर्म की खरीदारी करनी हो किसी को तो लंबी अवधि में कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड करने की आपकी सलाह रहेगी? स्वाति, आज जो स्टॉक हमने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है वो एक सरकारी छोटी बैंक है। जैसे कि सारे छोटे सरकारी बैंक्स में काफ़ी एक्शन है, तो हमको इस स्पेस से बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफ़ी पसंद है। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काफ़ी वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक है और FY23 के मैं नतीजे देख रहा था। इन्होंने करीबन 4,09,000 करोड़ का बिजनेस FY23 में किया, जो पिछले साल करीबन 3,37,000 करोड़ था। इस साल कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि 5 लाख करोड़ का बिजनेस करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ 20-22% होगा, डिपॉजिट ग्रोथ करीबन 15-16% होगा। अगर हम कामकाजी मुनाफे की बात करें तो रिकॉर्ड लेवल पे इस साल कंपनी ने रिकॉर्ड कामकाजी मुनाफा किया है, करीबन 6,000 करोड़, जो पिछले साल 4,850 करोड़ था। और प्रॉफिट वर्चुअली डबल हो चुका है, 2,650 करोड़, जो पिछले साल 1,150 करोड़ था। एसेट क्वालिटी भी 4% से करीबन 2.5% हुई है। उसके बाद जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो भी कम हो चुका है और ROE 20% हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, जिस प्रकार के डिजिटल प्लान्स बैंक ने अनाउंस किए हैं आने वाले साल के लिए, प्लस जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगले 12 महीने की भी परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार आएगी। बहुत ही सस्ता शेयर है, करीबन लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगले एक साल की अगर हम बात करें 8 to 12 मंथ्स की, तो करीबन 40-42 का एक टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल है। तो डेफिनेटली इसको इस लेवल पे खरीदे, मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स में अच्छी खासी कमाई होगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह आ रही है अविनाश गुरक्षकर जी की तरफ से। आइए अब कुछ कॉलर से बातचीत शुरू करते हैं और पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है दिल्ली से संदीप सैनी। संदीप जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार स्वाति जी, थैंक यू मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। मेरे पास 200 शेयर हैं ग्लेनमार्क फार्मा के @527 पे। तो इसमें मैं काफी देर, वैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, काफी देर से इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन मैं लास्ट रैली में भी इसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था। तो मैंने ये जानना कि इसका शॉर्ट और मीडियम टर्म टारगेट क्या होगा। ओके अविनाश जी, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के टारगेट आप ग्लेनमार्क फार्मा के कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि फार्मा कंपनीज में एक अच्छा उछाल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी तो चाल शुरू हो चुकी है। अगर हम FY24 की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा में काफ़ी अच्छे अर्निंग ट्रिगर्स अवेलेबल है। इनका कोर बिजनेस जो US रिलेटेड है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। प्लस इनकी जो सब्सिडरी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, बहुत समय के बाद इनका जो CDMO बिजनेस है, API बिजनेस है, वो बहुत अच्छी तरह से चल पड़ा है। यहाँ पे ग्लेनमार्क करीबन 75% होल्ड करती है, तो उनकी सब्सिडरी है, तो उसका भी फायदा ग्लेनमार्क फार्मा को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो करीबन 575 580 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करेंगे। ओके, तो ग्लेनमार्क फार्मा में पोजीशन होल्ड करने की सलाह आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। गांधीधाम से आशुतोष नागौरी हमारे साथ है। नमस्कार आशुतोष जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास TCS के 600 शेयर है और कॉर्पोरेट एक्शन और डिविडेंड सब मिला के मेरी एवरेज बन गई है 100 रुपीज। तो अभी थोड़ा IT कंसोलिडेटेड हो रहा है, तो मेरे को क्या करना है? मतलब बने ही रहना है, लॉन्ग टर्म व्यू है और 5-10 साल तो आराम से रुक सकता हूँ मैं इसमें, ऐसा है, तो वो पूछना है। बिल्कुल। और फिलहाल आपके जो आपने जितना इस TCS को दिया है उस हिसाब से आपको इतना जबरदस्त प्रॉफिट भी, उसके लिए सबसे पहले बहुत बधाई। और नाउ ओवर टू यू अविनाश जी, क्या करें? नहीं, इनफैक्ट स्वाति, मैं भी ये इन्वेस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। 100 रुपए की प्राइस TCS में मिलना बहुत ही आपको मानना पड़ेगा कि बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर है। मैं यही कहूंगा कि इनको कि देखिए, आपके पास 600 शेयर है, आपने 100 रुपए के रेट पे खरीदा है, अभी करीबन भाव 3,200 का करीब है। आपको कम से कम अपनी कैपिटल कॉस्ट निकालनी होगी और उसके बाद आप कम से कम 1.5-2 साल का रवैया अगर रखते हो, आपने तो 5-10 साल की बात की है, बट मुझे लग रहा है कि अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम आपके पास है और आप पेशेंटली इसमें होल्ड करते हो तो अच्छी खासी कमाई होगी। कंपनी कैश जनरेटिंग मशीन है, बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी देती है और जिस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम हमको 1.5-2 साल में दिख रहा है उससे कहीं फायदा आपको मिलेगा। तो अभी भी होल्ड करिए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैपिटल कॉस्ट निकाल लीजिए ताकि बाकी के सारे शेयर्स आपको फ्री होंगे। वैसे भी डिविडेंड्स आपने इतने साल से कमाए हैं, तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन काफी कम रहेगा। ओके, तो ये रही TCS पर आए अविनाश जी की तरफ से। अगले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं सवाल। हमारे साथ है दिल्ली से समीर अग्रवाल। समीर जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका?
नमस्कार जी, गुड इवनिंग। मेरे पास 450 शेयर हैं ब्लू स्टार पे। आई बॉट देम एट 1496 रुपए, 1496, एंड ये एवरेज है मेरी, कभी कम लिया थोड़ा ज्यादा लिया। नाउ कंसिडरिंग कि उनका बोनस का या कुछ अर्निंग्स का भी आजकल में आने वाला है, should I hold on to this share or should I exit, because ये बड़े टाइम से I have been in negative। ओके, तो ब्लू स्टार होल्ड करें या फिर निकलें, क्या सलाह रहेगी आपके अविनाश जी? कैसे फंडामेंटल्स नजर आ रहे हैं स्टॉक के? देखिए, ब्लू स्टार एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है एयर कंडीशनिंग मार्केट में, बहुत रेसिडेंशियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, और इन्होंने बहुत समय से होल्ड किया है। तो मैं इनको यही राय दूंगा कि थोड़ा सा और पेशेंस और कन्विक्शन रखिए, क्योंकि इस साल गर्मी का जो सीजन है वो पीक लेवल पे है। मई और जून के महीने में हम देख रहे हैं कि काफी हद तक गर्मी जब बढ़ेगी तब एयर कंडीशनिंग कंपनीज को फायदा होगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि देखिए अभी बीच में जो मौसम का चेंज हो गया है उससे कोई बड़ा बदलाव इनके बिजनेस मॉडल पे आने वाले साल में आएगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड। मुझे लग रहा है कि ये जो बोनस की खबर है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स है हमारा मानना है कि FY24 विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर कंपेयर टू FY23। थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिए और होल्ड करिए। मुझे लग रहा है अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको जरूर अगले 12-15 महीने में मिल सकता है। ओके, तो ब्लू स्टार को होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की तरफ से आ रही है। पंजाब बठिंडा से रजनीश बंसल हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी रजनीश जी, सवाल पूछिए। रजनीश जी से बात नहीं हो पा रही है। इनके पास रेडिंगटन है अविनाश जी, 3900 शेयर 3900, और इनकी खरीद है 181 की। जानना चाह रहे हैं कि एक साल का नजरिया रेडिंगटन पे क्या रख सकते हैं? फिलहाल नुकसान में है, पर एक साल अगर रखें तो कुछ भरपाई होने की उम्मीद है इनके लिए? देखिए, पहली बात तो रेडिंगटन एक मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी है और एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स ये मार्केट करती है। हालांकि दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है उनकी भी करती है, बट ज़्यादातर एप्पल के कंपनी के प्रोडक्ट्स करने के कारण कंपनी काफ़ी चर्चा में है। अभी हाल ही में एप्पल ने जो ऑफलाइन 2-3 स्टोर्स खोले थे उसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि शायद रेडिंगटन का बिजनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है इंडिया में, और जिस प्रकार से एप्पल के प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं रेडिंगटन को डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में काफ़ी फायदा होगा। प्लस इनके पास काफ़ी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के प्रोडक्ट्स है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स बहुत तगड़े आएंगे जनवरी टू मार्च के क्वार्टर के। प्लस ये एक MNC कंपनी है, अच्छे खासे डिविडेंड्स भी देती है। तो मेरे ख्याल से नजरिया 12 महीने का अगर इनका है तो होल्ड ऑन करिए। मुझे लग रहा है कि कम से कम 225-230 का एक नियर टर्म टारगेट बन सकता है। थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन डेफिनेटली अपने स्पेस में मार्केट लीडर है, तो कंटिन्यू टू होल्ड। तो 12 महीने के नजरिए के लिए रेडिंगटन में होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की तरफ से। अगला सवाल दिल्ली से मनीषा शर्मा, इनका सवाल हमारे पास आ रहा है। जेनटेक इनके पास शेयर है, 100 शेयर है, 177 की खरीद है। सर, जेनटेक कैसा लग रहा है आपको स्टॉक? जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल नियर टर्म में स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं? मुनाफा तो इन्हें अच्छा है, क्या जारी रखें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कंपनी की खासियत है कि ये बेसिकली ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम करते हैं और बेसिकली इनके पास काफ़ी ऑर्डर्स भी है। तो मेरे ख्याल से देखिए इस कंपनी में अगर अगले 1.5-2 साल की बात करें तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। गवर्नमेंट भी ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी इंसेंटिव्स कंपनीज को दे रही है, और जिस प्रकार से डिफेंस का फ्लेवर है मुझे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि काफ़ी स्टॉक बढ़ चुका है, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली ये कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस क्वांटिटी जरूर होल्ड करें। आने वाले साल के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी और कमाई होने की पोटेंशियल है। तो जेनटेक में बने रहने की सलाह आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। अगला सवाल आ रहा है अमरावती से पुष्कर खेडकर साहब का। HEG इनके पास है और 30 शेयर है, 1900 की खरीद। जानना चाह रहे कि HEG स्टॉक में फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखें? खरीद के हिसाब से स्टॉक का प्राइस तो काफी नीचे है और नुकसान भी काफी इन्हें है। सर, कैसा लग रहा है आपको स्टॉक, क्या करें? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को अगर हम कमेंट करें उसके पहले मैं बता दूं कि ग्राफाइट इंडिया जो इनका कंपेरेबल कॉम्पिटिटर है वो पिछले 8-10 दिनों में 20-25% बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स के प्राइसेस वापस चढ़ने लगे हैं, और इसका फायदा इवन HEG को मिलेगा जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाता है। हमारे कंट्री में सिर्फ 2 कंपनियां हैं, HEG और ग्राफाइट इंडिया।
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करें, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं अगर नजरिया कम से 1.5 साल का है, क्योंकि अभी वो एवरेज करेंगे तो इनकी कॉस्ट ऑफ जो एक्विजिशन है वो भी काफी कम होगी। कंपनी अच्छी है लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखे और यहाँ पे होल्ड करिए। होल्ड करें एचईजी लिमिटेड में थोड़ा लंबे नजरिए के लिए, ये आपके लिए बने रहने का स्टॉक है। अविनाश जी की राय। अगला सवाल दिल्ली से दीपक जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम नमस्कार, मेरे पास बैंक ऑफ बीओबी है, मेरे पास 170 में बैंक प्राइस है और 600 शेयर है, तो इसका क्या करूँ मैं? होल्ड करूँ मैं सेल कर दूँ? 170 170 बोला बाइंग प्राइस? हाँ जी मैम। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा सर कैसा लग रहा है? 170 की खरीद ये बता रहे हैं और 170 की खरीद के हिसाब से तो इन्हें माफ कीजिए, ओके 179 करेक्ट मैं कर लूं, इन्होंने बताया इनकी खरीद है। सर बताइए मुनाफा तो इन्हें हो रहा है, क्या करें बैंक ऑफ बड़ौदा में? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छे लेवल पे इन्होंने एंटर किया है। मेरे ख्याल से अभी स्टॉक थोड़े से चर्चे में था क्योंकि गो फर्स्ट जो एयरलाइन है यहाँ पे इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है, तो मार्केट को थोड़ी बहुत चिंता हो गई। देखिए ये छोटा एक्सपोजर है, इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने जो पुराने लीगेसी बैड एसेट्स है उसको कंप्लीटली प्रोवाइड कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया ये 6 से 12 महीने का रखते हैं तो कम से कम 225-230 का टारगेट प्राइस मिलेगा। बहुत ही दमदार नंबर्स हमको लग रहा है कि FY24 में बैंक रिपोर्ट करेगी और बैंक की बैलेंस शीट बहुत बड़ी है। इनफैक्ट इसलिए ये जो गो फर्स्ट का जो एसेट है इसको प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हालांकि एक आध क्वार्टर में थोड़ा सा दबाव आ सकता है, लेकिन साल भर का नजरिया है तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। करीबन 225-230 के लिए यहाँ पे होल्ड करें। होल्ड करें बैंक ऑफ बड़ौदा में, यही आपके लिए राय आ रही है अविनाश जी की तरफ से। महाराष्ट्र सितारा से पवन कुमार का सवाल लेते हैं। पैनेशिया बायो इनके पास है, 200 शेयर है, 149 की खरीद है इनकी। सर पैनेशिया बायो में क्या आपकी राय रहेगी? फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से इनको क्या स्ट्रैटेजी अभी अपनानी चाहिए? कुछ नुकसान झेल रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि ये कंपनी कोविड के वैक्सीन करने में काफी इन्होंने R&D की थी, लेकिन इतना कुछ बड़ा अपसाइड इस का बिजनेस में इनको मिला नहीं। मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस में कोई बड़ा ट्रिगर एटलीस्ट नियर टर्म में पैनेशिया बायोटेक में दिखता नहीं है। मेरे ख्याल से अगर इनको फार्मा स्पेस में ही रहना है तो सन फार्मा या टिपिकली टोरेंट फार्मा या ग्लेनमार्क, ये विकल्प काफी अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पे स्विच करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से यहाँ जो 2-3 शेयर मैंने कहे हैं वहां से रिस्क रिवॉर्ड शायद पैनेशिया से काफी बेहतर हो सकता है। ओके, तो ग्लेनमार्क फार्मा, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं सेम फील्ड के जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। पैन एशिया बायोटेक से ये बेहतर आपके लिए विकल्प साबित हो सकते हैं। दिल्ली से उमेश जी का सवाल लेते हैं। लेटेंट व्यू इनका स्टॉक है, 20 शेयर है, 652 की खरीद ये बता रहे हैं। सर कैसा लगता है आपको ये स्टॉक, और जानना चाहेंगे फिलहाल लेटेंट व्यू में क्या नजरिया आपकी रखने की इनके लिए सलाह रहेगी? 5600 का नुकसान है अभी और खरीद काफी ऊंची। देखिए मुझे लग रहा है कि कंपनी तो उन्होंने अच्छी चुनी है, जो डेटा एनालिटिक्स का काम करती है। बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है, 1000 करोड़ की कैश है। लेकिन ऊपरी लेवल से खरीदने के बाद मुझे लग रहा है कि अभी इस लेवल से अगर ये स्टॉक कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया नहीं लेते और थोड़ा सा एवरेज नहीं करते तो उनका जो बाइंग प्राइस है स्वाति वो आना जरा मुश्किल लग रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया 1.5-2 साल का है और अगर वो थोड़ा एवरेज करते हैं तो ही पोजीशंस होल्ड करिए, क्योंकि नियर टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी शॉर्ट टर्म में, बट हाँ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं, 50-60 अंक नीचे था, 3 दिन तक ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो देखते हैं आज अमेरिकी बाजारों में किस तरह का एक्शन होता है, कल डाउ फ्यूचर्स हमें क्या संकेत देते हैं। और कल वायदा कारोबार में छोटी मोटी बिकवाली के बाद आज लगता तो ये कि एफआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्क्रीन साफ तौर पर ये बता रही थी कि दमदार खरीदारी हुई है। इन सब के चलते भारतीय बाजार कल अपनी यात्रा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब जो कल के लिए बड़ा सपोर्ट है निफ्टी पर वो है 18125 से लेकर 18175। ये 50 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 18350, 18400 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है
43,250, 43,350 ये बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर कल बैंक निफ्टी पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 44,000, 44,150 की तरफ जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है, जो कि लाइफ टाइम हाई के आसपास है। अब चूंकि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच रहा है, पार करेगा तो वहां रुकेगा नहीं, वहां से और मजबूती 45,000 की तरफ की बन सकती है। लेकिन कुछ भी हो, निफ्टी बैंक निफ्टी ये काफी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संकेत लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बाहर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल हफ्ते के आखिरी दिन तेजी का जबरदस्त रुझान बरकरार रहेगा और मुझे लगता है ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए, दोनों के लिए वहीं पर आपके लिए दमदार मौके कल भी बनेंगे। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर आप सजेस्ट करेंगे? नमस्कार साथी, गुड इवनिंग। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी में मेरे पास 2 स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है और दोनों तेजी की तरफ के हैं। पहला स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक का आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ से तेजी बननी चाहिए, तो 920 वाला कॉल 16 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 12 रुपए का और ऊपर में टारगेट 20 रुपए से लेके 24 रुपए तक का। तो आईसीआईसीआई बैंक का 920 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है ऑटो सेक्टर का अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव बनना चाहिए। 145 का कॉल 3.5 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 2.5 रुपए का और ऊपर में टारगेट बनेगा 5 रुपए से लेके 6 रुपए तक का। तो ये 2 स्टॉक रहेंगे मेरी तरफ से, दोनों तेजी की तरफ के हैं। कॉल लेके काम करके चलने का सलाह रहेगा कल के लिए। धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए। और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रख सकते हैं? अविनाश जी, आपकी नजर में पोजिशनल ट्रेड कहां पर रखी जा सकती है? स्वाति, पोजिशनल ट्रेड को हमको महिंद्रा फाइनेंस पसंद है। करंट मार्केट प्राइस 288 है। हमको लग रहा है कि करीबन 300 रुपए का भाव अगले 8 से 10 दिन में पॉसिबल है। आज भी स्टॉक काफी अच्छे उछाल में देखने को मिला। 282 का स्टॉप लॉस रखिए और 300 रुपए का टारगेट अगले 8 से 10 दिन के लिए। ओके, तो ये रही M&M फाइनेंस से पोजिशनल ट्रेड रखने की सलाह अविनाश जी की तरफ से।